आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत करीब 4 साल पहले होती है। साहिल और मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों वहाँ पर एक रूम लेकर रहते थे। मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला लड़का था और साहिल को घूमना फिरना बहुत पसंद था। साहिल हमेशा नई जगह पर घूमना पसंद करता था, जबकि मैं अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन हम सारे कॉलेज के ग्रुप के फ्रेंड्स बैठकर बातें कर ही रहे थे। तभी हमारे एक दोस्त अनिल ने हमें बताया, अरे तुम जानते हो क्या, अस्पताल के बगल वाले शमशान में क्या हुआ है? साहिल ने हैरान भरे अंदाज में पूछा। नहीं, क्या हुआ है बता तो अनिल बोला, अरे वहाँ पर रात को लोग किसी को जलाने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्होंने किसी साए को देखा और फिर बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी। वो लोग एकदम डरे हुए थे और फिर बॉडी को बहुत मुश्किल से ही वो लोग जलाकर तुरंत वहाँ से निकल गए। अनिल ने आगे जारी रखते हुए बताया कि किसी तरीके से कल रात वो और उसके दोस्त भी वहाँ पर गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वापस लौट आए। उसने बताया, हम सब ने वहाँ पर कुछ महसूस तो नहीं किया, मगर आवाज़ें बड़ी अजीब सी आ रहे थे। अब सच कहूँ तो हमें भी थोड़ा डर तो लग ही रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ से वापस आ गए। बस फिर क्या था, उसके बाद तो साहिल के दिमाग में बस उसी जगह की बातें घूमने लगी। जब हम लोग अपने रूम पर वापस आए तब साहिल ने मुझसे कहा, चलना आदित्य, आज हम लोग भी उसी शमशान में चलते हैं, देख कर आते हैं कौन सा नया भूत आया है इस शमशान में। और वो ज़ोर से हंस दिया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार साहिल ने अपने हाथ में कोई काम ले लिया तो पूरा किए बिना वो दम नहीं लेगा। मैंने उसको समझाया, भाई देख, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा, हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले अगले हफ्ते से। तू आराम से यहाँ बैठकर पढ़, मैं तुझे केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ, वैसे भी तेरी केमिस्ट्री वीक है। उसने मुझसे बोला, मुझे मालूम था तू यही सब बहाने बनाएगा। तू इतना फट्टू क्यों है यार, तू मेरा दोस्त होकर भी फट्टू है। उसने और भी 2-4 मुझे ऐसी ही बातें बोली जिससे कि मेरे आत्मसम्मान में ठेस लग गई। मैंने भी उसको बोल दिया, चल ठीक है, चल दूंगा तेरे साथ, मैं कोई भूत वूत से डरता नहीं हूँ। वो भी ज़ोर से हंसा और बोला, ये हुई ना बात, चल आज रात का खाना मैं तुझे खिलाऊंगा। और हम लोग पास ही में एक ढाबे पर गए। हम हमेशा उसी ढाबे पर जाते थे। वहाँ उसने बताया कि उसको इन सब चीज़ों में विश्वास कैसे हुआ। हालांकि इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन ना जाने क्यों एक डर सा मुझे लगा ही रहता था। हालांकि उसने मुझे जो कहानी बताई वो भी काफ़ी डरावनी थी। हम लोग वहाँ करीब शाम के 7 बजे पहुँच ही गए थे। हम जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करने लगे, बगल से वॉचमैन आ गया और उसने सीटी बजाते हुए हमें रुकने को बोला। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तो इस पर साहिल बोला, अरे अंकल कुछ नहीं, वो हम बैट बॉल खेल रहे थे ना, तो हमारी बॉल चली गई, बस वही लेने जा रहे हैं। तो इस पर वॉचमैन बोला, तो तुम्हारे पास बैट कहाँ है और यहाँ पर आसपास कोई ग्राउंड कहाँ है जो तुम बैट बॉल खेल रहे थे? देखो, झूठ मत बोलो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस पर साहिल बोला, सर बस हम बॉल लेकर जा रहे हैं, वो गलती से बॉल अंदर चली गई थी, या फिर आप खुद जाकर देख लो ना।
जैसे ही साहिल ने ये बात बोली, वॉचमैन को तो जैसे तोते उड़ गए और अब उसके हाव भाव भी बदल गए। उसने हमें डांटते हुए बोला, जाते हो या लगाऊं अभी 2 डंडे। यहाँ से साहिल भी अब गर्म हो रहा था। मैंने साहिल को शांत किया और उस वॉचमैन से दूर ले गया। साहिल अब जिद पर अड़ गया। उसने बोला, मैं तो जाकर ही रहूँगा, देखता हूँ ये वॉचमैन मेरा क्या कर लेगा। मैंने उसको शांत करने के लिए ये बात बोली कि अभी वो वॉचमैन भी थोड़ी ही देर में सोने चला जाएगा, तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर बाद आए या फिर करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आए। साहिल को ये प्लान पसंद आया और उसने बोला, ठीक है, हम रात में 12 बजे आएंगे, क्या बोलता है। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर साहिल वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया। मैंने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मैंने सोचा, अरे यार, मैंने तो अपने ही पैर पर कुदाली मार ली। एक तो शमशान, ऊपर से रात 12 बजे। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने साहिल को यह आइडिया बता दिया। इसी बीच मैं साहिल को कई बार मना रहा था, लेकिन साहिल अपने फैसले पर पूरे तरीके से अड़िग था और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हमें शमशान के लिए निकलना था। आमतौर पर जहां हम रहते थे वहां पर 12 बजे भी चहल पहल रहती है, लेकिन आज ना जाने क्यों एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। साहिल ने अपनी साइकिल उठाई और मैं साइकिल के पीछे बैठा और हम दोनों शमशान के लिए चल दिए। हॉस्पिटल तक तो स्ट्रीट लाइट चल ही रहे थे, लेकिन जहां से शमशान की बाउंड्री स्टार्ट होती थी वो पूरा इलाका पूरा तरीके से एकदम काला था। वहाँ एक भी लाइट नहीं थी। हालांकि वो एक मेन रोड था, लेकिन इस वक्त भी वहाँ पर घोर सन्नाटा फैला था। मैंने इस काली रात को देखते हुए साहिल को एक बार फिर चेताया, भाई देख ले, हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तू रेडी तो है। इस पर साहिल ने जवाब दिया, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, तू बता तेरे अंदर क्या चल रहा है। मैंने बोला, देख मुझे डर तो नहीं लगता, मगर मैं अंदर नहीं चल सकता यार। देख मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, अगर कोई आया तो मैं तुझे बता दूँगा। साहिल ने भी हाँ कहा और वो बेचारा शमशान के अंदर चला गया। थोड़ी दूर तक तो मैं उसको देख पा रहा था कि वो अपनी फ्लैश लाइट चलाकर बिल्कुल शमशान के बीचों बीच जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो रोशनी भी दिखने गायब थी कि तभी मैंने आवाज़ सुनी, कोई सीटी बजा रहा था। मैंने अंदर हल्की सी आवाज़ लगाई, साहिल साहिल कोई आ गया है, ए साहिल जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने थोड़ा और तेज आवाज़ में बोला, साहिल साहिल कहाँ है तू। मेरी आवाज़ सुनकर वॉचमैन दौड़कर मेरी तरफ आया। उसने मुझसे बोला, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे बोला था ना यहाँ नहीं आने को, समझ में नहीं आता क्या। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उस वॉचमैन ने मेरी तरफ निगाह डालते हुए कहा, अरे तुम इतने डरे हुए क्यों हो, बताओ क्या हुआ। तुम तो ऐसे डरे हो मानो कोई भूत देख लिया हो। मैंने डरते हुए बोला, मैंने भूत तो नहीं देखा, लेकिन वो भूत देखने गया है। उसने हैरानी भरी निगाह से मेरी तरफ देखा और फिर कहा, भूत देखने गया है मतलब कौन गया है अंदर, कहाँ गया है। मैंने डरकर सारी कहानी उस वॉचमैन को बता दी। तो इस पर वॉचमैन बोला, अरे यार तुम्हारी मत मारी गई थी क्या, तुम ऐसी जगह पर आते ही क्यों हो, ये कोई पिकनिक मनाने की जगह है क्या, जब देखा यहाँ पर आ गए मुंह उठाकर।
तुम लोग बड़े बेवकूफ़ हो यार। कल भी तुम्हारे जैसे ही कुछ लड़के आए थे, मैंने उन्हें देखा और डांट कर भगा दिया। वो लोग तो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। वॉचमैन अनिल और उनके दोस्तों की बात कर रहा था। वॉचमैन ने बोला, तेरा दोस्त कहाँ है, उसको आवाज़ लगा। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, साहिल, साहिल कहाँ पर है, जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैं पूरी तरीके से डर गया था। मुझे पता नहीं था कि साहिल के साथ क्या हो गया है। मैंने कई बार साहिल को पुकारा, लेकिन सन्नाटा पूरी तरह से कायम था। वॉचमैन भी मेरे साथ साथ साहिल को आवाज़ लगा रहा था। मैं पूरा पसीने में भीग चुका था। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रहे थे कि मैं कैसा दोस्त हूँ, अपने दोस्त को अकेले ही शमशान में छोड़ दिया। मैं दोस्ती के नाम पर कलंक हूँ। मैंने दोस्ती का फर्ज नहीं निभाया। मैं तो डरा हुआ ही था। वॉचमैन की भी सिट्टी पिट्टी गुल थी। हिम्मत करके मैंने वॉचमैन को बोला, अंकल चलो ना, हम चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है साहिल के साथ। वॉचमैन ने मेरी तरफ बड़ी हैरान भरी निगाहों से देखा और मुझसे बोला, तुम पागल हो क्या? तुम अंदर जाना चाहते हो? तुम जानते नहीं इस शमशान के बारे में कितनी अफवाहें हैं। यहाँ जो भी रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इस पर मैंने कहा, पर अंकल, मेरा दोस्त अंदर है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ, बस आप मुझे अपनी टॉर्च दे दीजिए। इस पर वॉचमैन ने मेरी ओर बड़ी हैरान भरी निगाहों से देखा और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, तुम बच्चे लोग यार बड़े बेवकूफ़ हो। यहाँ आ जाते हो, बताओ ये पिकनिक की जगह है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जिसके बाद मैं और वॉचमैन हम दोनों शमशान के अंदर दाखिल हुए। शमशान के अंदर पूरा तरीके से अंधेरा पसरा हुआ था। अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। आसपास बड़े ही जंगल झाड़ थे। मुझे कहीं पर भी आसपास साहिल नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग आगे बढ़ने लगे। शमशान में बहुत ही अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। कभी कभी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई औरत रो रही हो। मेरा तो पूरा रोम रोम कांप रहा था। वॉचमैन के भी हाथ थर थर कर रहे थे। हम लोग किसी तरह चलते चलते शमशान के बीचों बीच पहुँचे तो वहीं पर मुझे पास ही में एक टॉर्च पड़ी हुई दिखी जो कि जल रहे थे। शायद यही साहिल की टॉर्च थी। हम लोग भागकर उस टॉर्च के पास गए तो पाया कि साहिल वहीं बगल में ही बेहोश पड़ा हुआ है। हम लोगों ने किसी तरह साहिल को उठाया और फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। हम लोग अभी ये सब कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही वो जो औरत के रोने की आवाज़ थी वो एकदम से तेज होने लगी और फिर हमें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे पास के झाड़ियों में कोई खड़ा है और वहाँ से घूर घूर कर हमें ही देख रहा है। वॉचमैन ने मेरी तरफ देखा और इशारे में कुछ कहा। मैं समझ गया कि वो मुझे क्या बताना चाह रहा है। हम दोनों ने साहिल को किसी तरह उठाया और फिर भागते भागते हम लोग शमशान से बाहर निकले। बाहर निकलकर वॉचमैन ने अपना पानी का बोतल लाया और साहिल के चेहरे पर मारा तो फिर साहिल होश में आया। होश में आने पर वो बुरी तरीके से डरा हुआ था। उसने जो घटना बताई वो सुनकर मेरे और वॉचमैन हम दोनों की रूह कांप गई। दरअसल उसने बताया कि वो शमशान में सीटी बजाते हुए आराम आराम से जा रहा था और वो मन ही मन भूतों का मजाक उड़ा रहा था कि तभी अचानक ही उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई।
उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आधे चेहरे पर हड्डियां नजर आ रहे थे। साहिल इतना डर गया कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से साहिल का घूमने फिरने का शौक छूट गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। यहीं कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान की पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं। इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज़। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज़्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहाँ पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रहा है, वैसे वैसे वो आवाज़ उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज़ उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच ही गया। वो आवाज़ एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज़, ये उसने कभी नहीं सोचा था।
तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कंपकपाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी। अब सोनू बहुत ज़्यादा डरने लगा था। वो वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज़ और तेज हो गई। प्लीज़ प्लीज़ रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहाँ पर रुका और उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज़ आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज़ कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।